हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में 10th क्लास बिहार बोर्ड द्वारा 2026 का मॉडल पेपर जो जारी किया गया है साइंस का, उसे सोल्व करने वाले हैं। जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है शून्य, ऋणात्मक, अनंत और धनात्मक। तो ये समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। सेकेंड क्वेश्चन है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनते हैं? यानी जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो दर्पण के किस ओर बनते हैं? तो दर्पण के सामने बनते हैं, दर्पण के आगे बनते हैं। और ये वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? उल्टा बनता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा है कि यदि आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच कोण होगा जब यदि आपतन कोण 30 डिग्री है। अब यहाँ पर अगर देखें तो इसमें एक दर्पण अगर रखा गया है इस टाइप से, तो ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है। तो कहा है कि यदि आपतन कोण 30 डिग्री है, आपतन कोण 30 डिग्री है, तो परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच का कोण पूछा है। तो देखिए यहाँ पर 30 डिग्री है आपतन कोण, और परावर्तन कोण भी आपतन कोण के बराबर होता है, यानी कि 30 डिग्री ही होगी। तो 30 डिग्री परावर्तन कोण भी होगा, लेकिन यहाँ पर पूछा है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण कौन सा है? परावर्तित किरण ये है। तो परावर्तित किरण एवं आपतित किरण ये है और परावर्तित किरण ये है। तो इन दोनों के बीच का कोण पूछा है। तो 30 प्लस का 30 यानी कि 60 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल सी है तो परावर्तित प्रकाश की चाल होगी। एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल सी है तो परावर्तित प्रकाश की चाल क्या होगी? तो ये भी सी ही होगी। जितना प्रकाश आपतित होगी उतना ही परावर्तित हो जाती है समतल दर्पण पे आपतित होने पर। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है फोकस पर, वक्रता केंद्र पर और ध्रुव पर, और इनमें से कोई नहीं। तो ये कहाँ पर लिया जाएगा? तो गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु कहाँ पर लिया जाता है? तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को लिया जाता है। तो यहाँ ध्रुव पर कह सकते हैं, P जो ध्रुव है वहाँ पर लिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ध्रुव पर। जो मूल बिंदु है कहाँ लिया जाता है? ध्रुव पर लिया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6। जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी गति सघन माध्यम से विरल माध्यम में, यानी कि जिसका घनत्व अधिक है, अगर घनत्व अधिक है तो उसको हम बोलते हैं सघन। अगर घनत्व अधिक है तो उसको बोलते हैं सघन। और जब घनत्व कम है तो उसको बोलते हैं विरल। तो जब सघन माध्यम से प्रकाश विरल माध्यम में जाती है तो उसकी गति क्या है? बढ़ जाती है। उसकी गति क्या होगा? बढ़ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट है। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश जाती है तो उसकी चाल क्या होती है? बढ़ जाती है। और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसका चाल घट जाती है। यानी कि कम घनत्व वाले से अधिक घनत्व वाले वस्तु में प्रकाश जाएगी तो उसकी चाल क्या होगी? घटेगी। जबकि अधिक घनत्व वाले वस्तु से कम घनत्व वाले वस्तु में जाएगा या पदार्थ में जाएगा प्रकाश तो उसकी चाल बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है? अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है? आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, रंग और ए और बी दोनों। अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है? तो अपवर्तन के कारण बताना है कि कौन सी राशि बदल जाती है। तो इसका जो है आवृत्ति बदल सकती है, तरंगदैर्घ्य भी बदल सकती है, यानी ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति है। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति है
तो शक्ति यानी कि जो है पावर इक्वल टू होता है 1/f, यानी 1/, फोकस दूरी, 1/, फोकस दूरी। और यहाँ पर क्या है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति है। तो इसका शक्ति क्या हो जाएगा P बराबर 1/50 और इंटू सेंटीमीटर में है इसलिए 100 सेंटीमीटर से गुना कर लेंगे तो 50 दूना 100 यानी कि 2 डायोप्टर हो जाएगा, 2 डायोप्टर। अगला क्वेश्चन नंबर 9, तैलीय कागज होता है। तैलीय कागज कैसा होता है? तो सबसे पहले हम समझते हैं पारदर्शक किसको कहते हैं। तो जिससे प्रकाश, जिस पदार्थ से प्रकाश आर पार चला जाए, मतलब जिसके पार हो जाए उसको पारदर्शक बोलते हैं, और जिसके पार न हो उसको अपारदर्शक, और जिसके पार थोड़ा बहुत प्रकाश की मात्रा जाए उसको पारभाषक कहते हैं। तो तैलीय कागज से जो है यानी तेल लगा कागज जो है उसे प्रकाश की कुछ मात्रा पार होती है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे पारभाषक। तैलीय कागज जो है उससे प्रकाश की कुछ मात्रा पार करती है यानी क्रॉस करती है, इसलिए उसे क्या बोलेंगे पारभाषक। अगला है प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, प्रकाश की चाल न्यूनतम कहाँ होगा? जिसका घनत्व अधिक है, जैसे जल। अब यहाँ पर जो पदार्थ दे रखा है उसकी तुलना में ही बताएंगे कि किसका ज़्यादा किसका कम होगा। निर्वात, वायु, कांच। तो सबसे कम घनत्व इसका अगर देखें तो निर्वात की सबसे कम होती है, उससे ज़्यादा जो है वायु की होती है, यानी सबसे कम निर्वात का, उससे ज़्यादा सेकेंड नंबर पर कौन है? वायु है। उसके बाद जो है जल है, थर्ड नंबर पर घनत्व किसका है? जल का, और फोर्थ नंबर पर घनत्व है कांच का। तो हमें पूछा है प्रकाश की न्यूनतम चाल, तो न्यूनतम चाल पूछा है इसलिए ज़्यादा घनत्व वाला का आंसर होगा, यानी न्यूनतम किस में होगा? कांच में होगा। लेकिन वहीं अगर प्रकाश की चाल अधिकतम हो पूछता तो हम आंसर देते निर्वात। तो इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कांच में। कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी? न्यूनतम होगी, यानी कि सबसे कम होगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? यानी कि जो नेत्र है हमारा उसमें किस पार्ट पर वस्तु का इमेज बनेगा, यानी कि चित्र उसका बनेगा। तो दृष्टि पटल या रेटिना। चित्र कहाँ बनता है? दृष्टि पटल या रेटिना पर। जबकि हम लोग नेत्रदान में जो दान करते हैं इसका पार्ट आँख का, वो कौन सा है? कॉर्निया नेत्रदान में दान किया जाता है। जबकि लाइट को जो कंट्रोल करता है, प्रकाश से जो अंदर प्रवेश करता है, उसकी मात्रा को कंट्रोल कौन करती है? पुतली करती है। तो ये ध्यान में रखना है। और लेंस के आकार को परितारिका कंट्रोल करती है, तो ये भी क्वेश्चन ध्यान में रखना है। अगला है, नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग कहलाता है। तो पारदर्शी अग्रभाग क्या होता है? कॉर्निया। जिस प्रकार से हम लोग फोन पर जो है टेम्पर ग्लास लगाते हैं तो उसी टाइप से वो क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। तो उसी प्रकार से आँख के ऊपर जो है क्या होती है? कॉर्निया होती है, जो कि ट्रांसपेरेंट होती है, यानी प्रकाश उससे आर पार जा सकता है। और नेत्रदान में यही जो है इसको दान किया जाता है। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन, बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है? जरा दृष्टि दोष को जो है बाइफोकल लेंस के द्वारा सुधारा जाता है, यानी कि इसमें जरा दूरदर्शिता जो दोष है उसको दूर करने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं? बाइफोकल लेंस। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, रॉड्स कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होते हैं? यानी रॉड्स सेल्स जो हैं किसके लिए सेंसिटिव होती हैं? रंग, तेज रोशनी, धुंधली रोशनी, और इनमें से कोई नहीं। तो ये किसके लिए? रंग के लिए जो है जिम्मेदार होती हैं। अगला है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है, यानी ब्लाइंड स्पॉट किसमें नहीं होती है? कॉर्निया, रॉड्स और कोन्स, पुतली, लेंस। तो ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है। ब्लाइंड स्पॉट में कौन नहीं होता है ये पूछा है। तो कौन नहीं होता? रॉड्स और कोन्स नहीं होते। ब्लाइंड स्पॉट में रॉड्स और कोन्स नहीं होते हैं। अगला है 16, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? चुंबकीय,
ऊष्मीय, रासायनिक और इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत फ्यूज क्या है ना कि जब उसमें अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है तो पिघल कर करके टूट जाता है, यानी कि जो परिपथ है उसको ब्रेक कर देता है, जिससे धारा अवरुद्ध हो जाती है यानी रुक जाती है। इसलिए किस प्रभाव पर कार्य करती है? ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, किस उपकरण में धन और ऋण चिन्ह नहीं होता है? मतलब किसमें धन और ऋण चिन्ह नहीं होता है, प्लस और माइनस किसमें नहीं होता है? ऑप्शन है ए मीटर, वोल्ट मीटर, कुंडली और विद्युत सेल। तो वोल्ट मीटर, एमीटर और विद्युत सेल ये तीनों में प्लस माइनस निर्देशित होते हैं, जबकि कुंडली जो है यानी कि ये स्प्रिंग जो होता है कुंडली, इसमें प्लस माइनस नहीं होता है। इसमें कोई भी पार्ट जो है प्लस या माइनस नहीं होते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कुंडली में प्लस और माइनस चिन्ह नहीं निर्देशित रहते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? वाट के बराबर क्या है? तो जूल पर सेकेंड। वाट के बराबर क्या होता है? जूल पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है, यानी कि जो विद्युत हीटर है उसका कुंडली किससे बना होता है? तो नाइक्रोम की बनी होती है। विद्युत हीटर जो है उसका कुंडली किससे बना होता है? नाइक्रोम की बनी होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है? करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को क्या बोलेंगे? बल, शक्ति, ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, और कार्य करने की दर जो है ना उसको शक्ति कहते हैं। कितना तेजी से काम कर सकता है वो शक्ति पर निर्भर करता है, लेकिन कितना देर तक कर सकता है ये ऊर्जा पर निर्भर करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है उसका खोज कौन किए थे? ऑस्टेड, एम्पियर, बोर और फैराडे। तो कौन किए थे? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज कौन किए थे? फैराडे। कौन किए थे? फैराडे। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज कौन किए थे? फैराडे। अगला है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है कैसा? काल्पनिक, वास्तविक, ए बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम चुंबकीय बल रेखा जो है, चुंबकीय बल रेखा इसकी प्रॉपर्टी थोड़ा सा समझते हैं। चुंबकीय बल रेखा सबसे पहले ये कोई वास्तविक रेखा है नहीं, ये क्या है? काल्पनिक रेखा है। ये क्या है? काल्पनिक रेखा है। और चुंबकीय बल रेखाएं जो है एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है, यानी एक दूसरे को कट नहीं करती है क्योंकि जब भी कट करेगी एक बिंदु पर दो डायरेक्शन यानी कि दो दिशा प्राप्त होगी, जो कि एक बिंदु पर संभव नहीं है। दूसरा पॉइंट ध्यान में रखना है कि चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा नॉर्थ पोल से उत्पन्न होती है और साउथ पोल पर जो है जाकर खत्म होती है, यानी नॉर्थ से शुरू होकर के साउथ की ओर जो है जाकर के खत्म हो जाती है। नॉर्थ पोल से शुरू होकर साउथ पोल पर खत्म हो जाती है, लेकिन ये चुंबक के बाहर की स्थिति है। चुंबक की अंदर की स्थिति क्या है? साउथ से शुरू होकर नॉर्थ की ओर आती है और फिर जो है नॉर्थ से शुरू होकर के साउथ पर जाकर खत्म हो जाती है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा क्या होगा? चुंबकीय बल रेखाएं कैसी रेखा है? काल्पनिक रेखा है। चुंबकीय बल रेखाएं कैसी रेखा है? काल्पनिक रेखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है, यानी कि विद्युत धारा किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है? जनित्र, गैल्वेनोमीटर, एमीटर और मोटर। तो जनरेटर के द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है। जनरेटर के द्वारा क्या करते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। और जनरेटर भी जो है दो प्रकार के होते हैं, एक एसी और एक डीसी। एसी वाले को जो है हम लोग जनित्र या जनरेटर कहते हैं, लेकिन डीसी वाला को डायनेमो के नाम से जानते हैं। और जनित्र द्वारा जो उत्पन्न करंट है वो कैसा होता है? अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि एसी करंट होता है। अगला क्वेश्चन है, लघु पथन के समय परिपथ, लघु पथन के समय
परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है? तो लघु पथन क्या है? जैसे दो तार होते हैं, तो जो गर्म तार हैं और एक ठंडे तार होते हैं, तो उस कंडीशन में किसी कारण से उसका कवर जो है डैमेज हो जाते हैं, तो आपस में दोनों तार टच होने के कारण उसमें क्या है कि उसका रास्ता छोटा हो जाता है, और जहाँ पर टच करता है उस कंडीशन जब टच करने के कारण रास्ता उसका छोटा हो जाता है और एक साथ वो सट जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पर प्रतिरोध का मान काफ़ी कम हो जाता है, यानी कि शून्य हो जाता है। प्रतिरोध का मान क्या होता है? शून्य हो जाता है, जिससे धारा का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होता है, जिससे कि अगर ज्वलनशील पदार्थ हो तो वहाँ पर आग भी पकड़ सकती है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा? तो लघु पथन के समय परिपथ में प्रतिरोध क्या हो जाता है? बहुत कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, या लगभग शून्य के बराबर ही हो जाती है। लेकिन ऐसे आंसर क्या करेंगे? बहुत कम हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व है। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें कौन सा तत्व का प्रयोग कर सकते हैं? तो नाभिकीय ऊर्जा में प्रयुक्त होने वाला तत्व कौन सा है? यूरेनियम। नाभिकीय ऊर्जा के लिए कौन सा तत्व का प्रयोग करते हैं? यूरेनियम। अगला है प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। क्योंकि जो भी कह सकते हैं स्वपोषी पौधे हैं या स्वपोषी हैं, वो उसी की सहायता से भोजन बनाती है, और उसके बाद जो है बहुत सारे जो कह सकते हैं परपोषी हैं, वो उससे भोजन प्राप्त कर करके जीवित रहते हैं या एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो ये सबसे बड़ा जो स्रोत है वो क्या है? सूर्य है। अगला है निम्न में किसका अर्थ जल होता है? किसका अर्थ जल होता है? तो जल किसका अर्थ होगा? हाइड्रो। जल किसको? हाइड्रो। जल किसका अर्थ होगा? हाइड्रो। अगला है निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन प्रदर्शित करता है? एकल विस्थापन प्रदर्शित करता है। NaCl विलयन एवं कॉपर धातु। NaCl विलयन था कॉपर धातु। MgCl2 विलयन एवं कॉपर धातु। FeSO4 विलयन एवं सिल्वर धातु। AgNO3 विलयन प्लस कॉपर धातु। तो यहाँ पर जो है Ag इसमें कहा क्या है? एकल विस्थापन शो करता है। तो अगर यहाँ पर देखें तो सबसे पहले NaCl, एक कॉपर से अधिक क्रियाशील कौन है? Na है, जिसको विस्थापित नहीं कर पाएगा, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। इसमें अगर देखें तो Mg से मैग्नीशियम से भी कॉपर क्या है? अधिक क्रियाशील है, तो ये जो है इसको भी विस्थापित नहीं कर पाएगा। सिल्वर यहाँ पर भी सिल्वर से ज़्यादा कौन है? आयरन क्रियाशील है, तो इसको भी विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? यानी कंपोस्ट बनता है तो उसका क्या अभिक्रिया है? कौन सा अभिक्रिया है? जब वो विघटित होती है, कंपोस्ट बनता है, तो उस कंडीशन में हीट प्रोड्यूस होता है, यानी कि उससे उष्मा निकलती है, और उष्मा निकलती है तो कौन सा होगा? उष्माक्षेपी। जब किसी अभिक्रिया के फलस्वरूप उष्मा उससे निकले तो उसको हम बोलते हैं उष्माक्षेपी, और जब उष्मा अभिक्रिया को होने के लिए देना पड़े बाहर से तो उष्माशोषी होता है। जैसे जब हम चूना में जल डालते हैं तो उससे जो है हीट प्रोड्यूस होता है, तो उससे भी जो है कौन सा अभिक्रिया होगा? उष्माक्षेपी ही होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? ऑक्सीकरण कहते हैं किसको? जिस अभिक्रिया के होने के लिए ऑक्सीजन देना पड़े, यानी कि ऑक्सीजन का जुड़े, ऑक्सीजन जुड़े उसमें, तो क्या होगा? ऑक्सीकरण। तो दहन, जैसे किसी भी चीज़ को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ता है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ता है, तो ये भी ऑक्सीकरण की एग्जाम्पल है। श्वसन में हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। भोजन का पचना, ये भी क्या है? ऑक्सीकरण। अवक्षेपण, इसमें जो है ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6, यानी C6H12O6, C6H12O6, C6H12O6 किसका होता है? ग्लूकोज का। और अगर चीनी का पूछ दिया जाए, चीनी, तो इसका क्या होता है? C12H22O11, C12H22O11 किसका सूत्र है? चीनी का है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है? अब संतुलित समीकरण को चेक करना है, तो हम लोग संतुलित समीकरण किसको कहते हैं? जैसे किसी भी रासायनिक समीकरण में तत्वों की संख्या, तत्वों की परमाणुओं की संख्या दोनों साइड अगर बराबर है तो हम उसको संतुलित बोलते हैं, अगर बराबर नहीं है तो संतुलित नहीं बोलेंगे। तो इसे काउंट करते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 2 4, और इधर साइड में कितना है? 2 दूनी 4, तो हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं। इधर भी हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं। ऑक्सीजन अगर देखें तो ऑक्सीजन कितना है? 2 है। ऑक्सीजन 2 है, और इधर भी ऑक्सीजन कितना है? 2 है। तो यही समीकरण क्या है? संतुलित है। ऐसे हम इसको भी चेक कर सकते हैं। पोटेशियम कितना है? तो पोटेशियम 2 है, यहाँ पर पोटेशियम कितना है? 2 है, और क्लोरीन इधर 2 है, क्लोरीन भी 2 है, और ऑक्सीजन 6 है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 6 है। इधर चेक करें तो पोटेशियम 2, इसमें क्लोरीन भी कितना है? 2 है, ऑक्सीजन 6 है। अच्छा, इसमें संतुलित नहीं है पूछा है, संतुलित नहीं है। क्वेश्चन में कहा है संतुलित नहीं है, तो हमें नहीं वाला को बताना है, तो ये भी संतुलित है। अगला चेक करना है, H2, हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं, क्लोरीन कितना? 2 है। इधर देखें तो हाइड्रोजन भी 2 और क्लोरीन भी 2, तो ये भी क्या है? संतुलित है। तो इसमें अब चेक करना है पीवी कितना है? 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन कितना है? 2 है, इधर नाइट्रोजन कितना? 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? असंतुलित है, और असंतुलित है तो यही तो संतुलित नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? करेक्ट है। अगला है, हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, इसमें क्या कहा है? कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देता है? नीला कर देता है। तो कहा है पीएच संभवतः क्या होगा? तो लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है? तो अम्ल करता है। लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है? अम्ल करता है। और अम्ल का पीएच मान हम लोग जानते हैं 7 से क्या होता है? कम होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अब देख लेंगे कि इसमें कौन कम है, 7 से कम। लाल लिटमस पत्र को नीला कर रहा है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर रहा है। अच्छा, एक सेकेंड, इसमें लाल को नीला कर रहा है। लाल को नीला कौन करता है? भस्म करता है। लाल को नीला कौन करता है? भस्म करता है। और नीला को लाल कौन करता है? अम्ल करता है। लाल को नीला, लाल को नीला भस्म, और अम्ल किसको करता है? नीला को लाल, नीला को लाल करता है। तो यहाँ पर हमें पूछा क्या है? लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, तो भस्म करता है। भस्म का पीएच मान 7 से अधिक, और 7 से अधिक कौन सा है? 11, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यशद पुष्प क्या है? यशद पुष्प क्या है? तो यशद पुष्प जो है जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है। ZnO, ZnO को यशद पुष्प के नाम से जाना जाता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन गैस चूने के पानी को दुधिया कर देता है? तब पानी को, चूने के पानी को दुधिया कौन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड चूने जल को क्या कर देता है? दुधिया कर देता है अभिक्रिया करके, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? मधुमक्खी के डंक में क्या होती है? मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होती है? मेथेनोइक अम्ल, इथेनोइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। तो इसमें मेथेनोइक अम्ल होता है। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल? मेथेनोइक अम्ल होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 37,
प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O या फिर CaSO4 का होल 2 इंटू H2O। तो ये या फिर ये दोनों में से कोई जो है आपको चूज कर लेना है। इसे हम जो है रासायनिक नाम क्या बोल सकते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट। अगला है क्वेश्चन नंबर 38। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। तो अम्ल क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अम्ल और इसमें कौन बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लवण। किसका निर्माण करेगा अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके? लवण का। अगला है निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है? संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या किसको कहते हैं? तो जैसे किसी भी परमाणु में बाह्यतम कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होती हैं उसी की संख्या को क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और जितने इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है उसे हम जो है या फिर त्याग करता है या ग्रहण करता है उसे संयोजकता कहते हैं। देखते हैं किसमें सबसे अधिक है? सिलिकॉन का परमाणु संख्या 14 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो 284 होगा, 284। एल्युमिनियम का अगर लिखें तो कितना हो जाएगा? 283। फॉस्फोरस इसका 15 होता है परमाणु संख्या, तो इसका क्या हो जाएगा? 285। और सोडियम का 281, 11 होता है ना परमाणु संख्या, तो इसका क्या हो जाएगा? 281। तो सबसे ज़्यादा लास्ट कक्षक में किसका इलेक्ट्रॉन है? फॉस्फोरस का। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, फॉस्फोरस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्यूपराइट निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? तो क्यूपराइट किसका है? कॉपर का है। क्यूपराइट किसका है? कॉपर का है। अगला है ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। अगला क्वेश्चन है गंधक की परमाणु संख्या। तो गंधक बोला जाता है सल्फर को। गंधक किसको बोलते हैं? सल्फर को। तो परमाणु संख्या सल्फर का कितना है? 16। गंधक का परमाणु संख्या कितना है? 16। अगला क्वेश्चन है अभिक्रियाशील समूह CO, अभिक्रियाशील समूह डबल बाउंड CO को कहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड, ईथर, एल्कोहल, कार्बोनिल समूह। तो इसको क्या बोलते हैं? अगर CHO रहता तो ये एल्डिहाइड का हो जाता। CHO किसका? एल्डिहाइड का। और इसमें जो है एल्कोहल का क्या होता है? OH होता है। अल्कोहल का क्या होता है? OH होता है। अल्कोहल का OH होता है। और ईथर का क्या होता है? O होता है। ईथर का O होता है और दोनों साइड जो है एल्किल समूह जुड़ा होता है। अब बचा क्या? कार्बोनिल समूह। C डबल बाउंड CO किसका होता है? कार्बोनिल समूह, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, कार्बोनिल समूह। अगला है बिल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? बिल्डिंग में किसका यूज होता है? एसीटिलीन। बिल्डिंग में किसका यूज होता है? एसीटिलीन। और एसीटिलीन को एथाइन भी कहते हैं। एसीटिलीन को क्या बोलते हैं? एथाइन बोलते हैं। तो बिल्डिंग में किसका यूज करते हैं? एसीटिलीन गैस, और एसीटिलीन को बोलते हैं एथाइन, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? करेक्ट बी। अगला है कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? कार्बन जो है आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो कार्बन 14 वर्ग का है। किसका है? कार्बन 14 वर्ग का सदस्य है। अगला है एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो अगर एथाइन पूछा है और एथाइन में कितना होगा? ये एल्काइन ग्रुप का है और एल्काइन ग्रुप में कितने होते हैं? 3। कितने बाउंड होते हैं? 3 बाउंड होते हैं, ट्रिपल बाउंड। अगला है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है? सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन कौन है? फ्लोरीन। सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन कौन सा है? फ्लोरीन।
अगला है आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो आवर्त सारणी में आवर्त किसको कहते हैं, जो परी लाइन में है उसको बोलते हैं आवर्त, और जो खरी लाइन में है उसको बोलते हैं वर्ग। तो ये खरी लाइन वाला जो है 18 है और ये कितने हैं 7 हैं। तो आवर्तों की संख्या कितना हो जाएगा 7। आवर्त की संख्या कितना है पीरियोडिक टेबल में 7। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, ठीक है। इसकी संयोजकता क्या है। तो पोटेशियम की परमाणु संख्या कितना है 19 है और इसकी संयोजकता, तो देखिए यहाँ पर आपको पता है आर्गन, आर्गन जो कि निष्क्रिय गैस है जिसका परमाणु संख्या 18 है। तो 18 प्लस कितना 1 19, तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा। तो इसका संयोजकता 1 हो जाएगा। संयोजकता कितना 1। हम लोग जो है संयोजकता को या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक के विन्यास को दो तरह से लिखते हैं। एक पास वाले जो है निष्क्रिय गैस के टर्म में लिखते हैं और एक जो है सिर्फ इलेक्ट्रॉन को सजा करके लिखते हैं। तो यहाँ पर निष्क्रिय गैस के टर्म में लिख करके हम निकाल लिया आसानी से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या होती है। कहने का मतलब वर्ग की संख्या पूछा है और वर्ग की संख्या कितनी होती है 18। ऊर्ध्वाधर मतलब खरी जो लाइन में है उसकी संख्या पूछा है और वो कितना है 18। अगला है निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है। अब धातु के लिए क्या देखना है, लास्ट में केकर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट में कितने किसका किसका जो है 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, या फिर चूंकि छोटे छोटे जो है नंबर दे रखा है परमाणु संख्या तो आप आसानी से पता कर सकते हैं भी। जैसे 8 परमाणु संख्या, 8 किसका है ऑक्सीजन का, 8 किसका है ऑक्सीजन का, 12 किसका है मैग्नीशियम का, इसका किसका है 12 मैग्नीशियम, और 9 किसका है फ्लोरीन का, 9 किसका है फ्लोरीन का, और सी कार्बन, 6 किसका है कार्बन का है। तो इसमें धातु कौन है मैग्नीशियम है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला है निम्नांकित में वनों पर आधारित उद्योग कौन है। मतलब पेड़ पौधों पर आधारित उद्योग कौन है। कागज उद्योग, टिम्बर उद्योग, लाख उद्योग और इनमें से सभी। तो देखिए ये सभी जो है ना पेड़ पौधों पर आधारित ही हैं, इसलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है सिंचाई के लिए पौधों को ठीक जड़ों के समीप जल पहुंचाने की तकनीक है। तो ये क्या कौन सा तकनीक है इसमें, वर्षा जल से सिंचाई, यांत्रिक छिड़काव, टपकन सिंचाई, नहर से सिंचाई। तो टपकन सिंचाई व्यवस्था जो है ना ये ठीक जड़ के पास जो है इससे जल पहुंच जाती है। बाकी वर्षा के जल जो है पूरे कंप्लीट जो है भिगोता है फसल को। यांत्रिक छिड़काव अगर जो है ऊपर मशीन से भी छिड़काव किया जाए तो उसमें भी क्या है कि जड़ तक सीधा नहीं, ये टपकन सिंचाई जो मेथड है इससे डायरेक्ट जड़ के पास जो है पानी पहुँच जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 54। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ। चिपको आंदोलन कब हुआ था 1973। अगला है कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। कवक में कौन सी विधि है। तो ये जो है हम लोग जानते हैं कवक जो है ये जैसे एग्जाम्पल इसका गोबरछत्ता है सब होता है तो सड़े गले पदार्थों पर ये उगता है। तो ये मृत जीवी होते हैं, मृत पोषी भी कह सकते हैं इसे। ये किसका टाइप है मृत जीवी। अगला है निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। निम्न में से कौन जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। तो बताइए मृत घास पत्ते, पॉलीथीन, रबर और इनमें से कोई नहीं। तो मृत और घास पत्ते जो हैं जैविक प्रक्रम के द्वारा अपघटित हो जाते हैं, जैविक प्रक्रम के द्वारा अपघटित हो जाते हैं। अगला है मनुष्य में पाचन की क्रिया का आरंभ होता है। तो पाचन की क्रिया हम लोगों में क्या है मुख से ही शुरू हो जाती है। पाचन की क्रिया मनुष्य में कहाँ से शुरू होती है मुख से, तो यानी मुख गुहा से शुरू हो जाती है। और पाचन की क्रिया समाप्त कहाँ होती है छोटी आंत में होती है, जबकि जल का अवशोषण जो है बड़ी आंत में होती है। जल का अवशोषण कहाँ होती है बड़ी आंत में होती है। अगला क्वेश्चन है सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है। सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम कौन है बताइए। श्वसन, पोषण,
प्रजनन, इनमें से सभी। तो सजीवों में ये तीनों क्रियाएं पाई जाती है, पोषण, जनन और श्वसन, तीनों क्रियाएं इसमें पाई जाती हैं। तो ये तीनों जो है सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम हैं। किण्वन क्रिया होती है, तो किण्वन की क्रिया किसमें होती है? ईस्ट में। किण्वन की क्रिया किसमें होती है? ईस्ट में होती है। किण्वन की क्रिया कहाँ होती है? ईस्ट में होती है। अगला है वायवीय श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? मतलब जो वायवीय श्वसन है उसमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, तो इसलिए कौन सा गैस हो जाएगा? ऑक्सीजन। वायवीय श्वसन किस गैस की उपस्थिति में होती है? ऑक्सीजन। कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? ग्लूकोज को। कोशिकीय ईंधन किसको कहा जाता है? ग्लूकोज का कहा जाता है, क्योंकि इसी के ऑक्सीकरण से जो है ऊर्जा का निर्माण होता है। अगला है पौधों में बाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस अंग में होता है? तो बाष्पोत्सर्जन कहाँ होता है? फूल में, तना में और पत्ती में। तो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है ना, स्टोमाटा से जल का निष्कासन होता है बाष्पोत्सर्जन विधि से, और स्टोमाटा होता है कहाँ? यानी रंध्र जो है कहाँ होती है? पत्तियों में होती है। तो बाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है वो कहाँ होती है? पत्तियों में होती है। मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? मानव हृदय जो है किस तंत्र का भाग है? तो ये परिवहन तंत्र का भाग है, क्योंकि ये जो है रक्त को पंप करने का काम करता है। तो किसका है? परिसंचरण तंत्र। किसका है? परिसंचरण तंत्र का भाग है। अगला है निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो रक्त को थक्का बनाने में कौन मदद करता है? तो रक्त का जो है इसमें देखेंगे तो कौन कौन ऑप्शन है? आरबीसी, फाइब्रिनोजिन, लसिका और ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये फाइब्रिनोजिन जिसे हम रक्त प्लेटलेट्स कहते हैं या रक्त बिंबाणु भी कहते हैं, वो क्या करता है? रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। अगर विटामिन पूछा जाता तो उसमें विटामिन कौन? के। विटामिन के रक्त को थक्का बनाने में मदद करती है। अगला क्वेश्चन है पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं छाल में, कोशिकीय रिक्तिकाओं में, यहाँ भी संचित रहता है, पत्तियों में। तो ये तीनों जगहों पर जो है क्या है? पादप जो अपशिष्ट हैं वो संचित रहते हैं, छाल में हो या फिर पत्तियों में या फिर कोशिकीय रिक्तिकाओं में, तीनों स्थानों पर जो है ये पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। अगला है एमिनो अम्ल के विघटन से क्या बनता है? एमिनो अम्ल के विघटन से क्या बनता है? तो ये क्या बनेगा? NH3 अमोनियम। ये क्या बनेगा? अमोनिया। एमिनो अम्ल के विघटन से क्या बनता है? अमोनिया बनता है। अगला क्वेश्चन है वृक्क का प्रधान कार्य है, वृक्क जो है काम क्या करता है? तो रक्त को जो है शुद्ध करने का यानी छानने का काम करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है? पाचन, उत्सर्जन, प्रजनन और ATP का निर्माण। तो ये उत्सर्जन का भाग है। ये वृक्क किसका भाग होता है? उत्सर्जन का भाग है। अगला है इनमें से कौन पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन और एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या है? पादप हार्मोन है। ऑक्जिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन, ये सभी क्या है? पादप हार्मोन है। जबकि इंसुलिन, थायरॉक्सिन और एस्ट्रोजन ये सब क्या है? मानव हार्मोन है, या फिर जो है कह सकते हैं जीव हार्मोन है। अगला है फल पकाने वाला हार्मोन। तो फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? एथिलीन। फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? एथिलीन। अगला है क्वेश्चन नंबर 70। मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? कपाल ये जो कोशिकाएं हैं, तंत्रिकाएं हैं, उसकी संख्या कितनी होती है? 31। अगला है रुधिर चाप नियंत्रित होता है। रुधिर चाप किसके द्वारा नियंत्रित होती है? थाइमस द्वारा, अग्नाशय द्वारा, एड्रिनल द्वारा और वृषण द्वारा। तो ये किसके द्वारा? थाइमस के द्वारा जो है नियंत्रित होती है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रा में प्रजनन की विधि होती है। तो हाइड्रा में कौन सी विधि होती है? द्विखंडन, मुकुलन, लैंगिक जनन और इनमें से कोई नहीं। हाइड्रा में क्या होती है? द्विखंडन विधि होती है। इसका कौन सा विधि होती है? हाइड्रा में द्विखंडन। अगला है पुष्प में नर प्रजनन अंग है। पुष्प में नर प्रजनन अंग कौन सा होता है? पुंकेसर।
ये क्या होता है? पुंकेसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 74। शुक्राणु बनता है, शुक्राणु कहाँ बनता है? बताइए, शुक्राणु जो है कहाँ बनता है? गर्भाशय में, मूत्राशय में, अंडाशय में, वृषण में। तो शुक्राणु बनता है कहाँ? वृषण में। शुक्राणु कहाँ बनता है? वृषण में बनता है। अगला क्वेश्चन है, जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? क्या नहीं था? और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सभी कोई गैस नहीं था, ये सभी नहीं था। अगला है, आर्कियोप्लेटेरिक्स के संबंध में निम्नलिखित में से कथन सत्य है? यह एक जीवाश्म है, इसके जबड़े में दांत और अंगुलियों में नख थे, इनमें डैने तथा पंख विद्वान थे, इनमें से सभी। ये सभी गुण हैं। इसका क्या है? ये सभी गुण हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं? इसमें कौन सा जो है अपना लिंग बदल सकते हैं? घोंघे, पक्षी, कुछ सरीसृप, मधुमक्खी। तो कुछ जो सरीसृप हैं, यानी कुछ रेंगने वाले जो जीव हैं, वो अपना लिंग बदल सकते हैं। निम्नलिखित में कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? पर्यावरण के अंतर्गत कौन आते हैं? बताइए। जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल। तो पर्यावरण के तीनों भाग हैं, जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल। तीनों किसके भाग हैं? पर्यावरण के ही भाग हैं। अगला है, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है? तो इसमें अगर देखेंगे तो मेढक क्या कीड़े मकोड़े को खाता है, और कीड़ा मकोड़ा किसको? हरे छोटे छोटे घास फूस ये सभी को खाता है। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि मेढक क्या है? तो द्वितीयक उपभोक्ता है। कैसा है? द्वितीयक उपभोक्ता है। अगला है, निम्नांकित में कौन एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? निम्नांकित में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? तो बताइए। डीडीटी, कागज, वाहित मल और इनमें से कोई नहीं। तो ये जो डीडीटी है ये क्या है? जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। अगर इसको जो है प्रकृति में छोड़ दिया जाए तो ये नष्ट नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इस प्रकार से जो है हम इसका जो बिहार बोर्ड का 2026 का साइंस का मॉडल पेपर जारी किया गया है उसको कंप्लीट किए। टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब जो है अगले मॉडल पेपर जो कि 25-24 ये सभी का है, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।